नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज 10 साल पुराने भड़काऊ बयान के मामले में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत ने बरी कर दिया। जिस बयान में ओवैसी के छोटे भाई ने कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना दम है, इसे सबूतों के अभाव में भड़काने वाला बयान नहीं माना गया। सच्चाई यह है कि भड़काने वाले बयान कभी सिद्ध नहीं हो पाते, जबकि उन्हीं बयानों के आधार पर माहौल बिगाड़कर गर्म कर दिया जाता है। देखिए, मेरे एक तरफ आप हमारे देश का हीट वेव वाला ये नक्शा देख रहे हैं और मेरी दूसरी तरफ देश में चलने वाली हेट वेव का नक्शा है। हीट वेव यानी देश में अभी जहां बहुत तेजी से बढ़ती गर्मी के कारण लू के थपेड़े चल रहे हैं, जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हीट वेव खतरनाक होती है। हीट वेव से ज्यादा खतरनाक होती है हेट वेव, जहां धार्मिक रूप से नफरत की हवा के कारण आपसी सद्भावना का माहौल खत्म हो जाता है और समाज में विघटन की गर्मी बढ़ने लगती है। हीट वेव का ये नक्शा बताता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार में तेज लू के धपेड़े चल रहे हैं, जबकि हेट वेव यानी आपसी नफरत जो हिंसा की गर्मी के कारण तेज हो रही है, उसके नक्शे पर देश में इस समय अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों में लड़ाने वाली, भिड़ाने वाली नफरत की गर्म हवा चल रही है। ऐसी ही नफरत की लू के विरुद्ध दस्तक आप दें तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की पहली हमारी स्टोरी से। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा हुआ। पत्थर चलाने वालों के घर पत्थर कर देने का सरकारी ऐलान हुआ। बुलडोजर चलने लगा, लेकिन पता चला कि बुलडोजर को ही कानून बनाकर चलाने की दौड़ में उस गरीब का घर भी गिरा दिया गया जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम आवास योजना के तहत गरीब महिला के पति को दिया गया था। तारीख 10 अप्रैल खरगोन में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा होती है। तारीख 11 अप्रैल 24 घंटे के अंदर प्रशासन पत्थर फेंकने वाले आरोपियों को दोषी बताकर उनके अवैध कब्जे वाले निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिराने लगा। दंगा प्रभावित खरगोन में चले इन्हीं बुलडोजर पर 12 अप्रैल को खूब तनकर बयान आए। दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। जहाँ से पत्थर आएंगे वहीं के तो पत्थर निकाले जाएंगे। मैसेज है लोगों को कि इस तरह से अराजकता मध्य प्रदेश में फैलाने की जो कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। आरोप है कि खुद ही कोर्ट, खुद ही कचहरी, खुद ही वकील और खुद ही जज बन गए सरकारी सिस्टम की बुलडोजर ने मध्य प्रदेश में जब सीधे दंगाई घोषित करके घरों को गिराना शुरू किया तो चपेट में उस गरीब महिला हसीना फकरू के घर को भी सरकार की जज बन चुकी बुलडोजर वाली सोच ने ले लिया। जिस घर को मिट्टी बनाने से पहले घर के सामने ही खड़ा करके हसीना फकरू की ये तस्वीर सरकार के अधिकारियों ने खींची होगी। भोपाल से दिल्ली तक ये तस्वीर सरकारी फाइल में नत्थी की होगी। जिस घर के सामने हसीना की इसी तस्वीर के आधार पर दिल्ली तक बताया होगा कि पीएम आवास योजना में गरीबों को घर दिया गया। दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले उसी घर को खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद चले सरकारी बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया। ये हमारा मकान ऐसी भर धूप में है और जबरदस्ती में तोड़ के गए और हमको ऊपर से मार मारी है इन्होंने। और हमने कहा कि हमने योजना में घर बनाया हमारा और हमको खूटी पास हुई है हमारी, तो हमने घर बनाया है। ये हमारा घर तोड़ने नहीं दूंगी, मैं घर में से बाहर नहीं निकलूंगी। क्योंकि निकलो बाहर में क्या मैं यहीं मारूंगी, मार डालो मेरे को, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी कहाँ रांडी बेवा मेरे बच्चों को लेके, क्या मैं नहीं निकलूंगी। तो मैडम ने भी लटकाना, पुलिस वाले भी तब लटकान तान के मार रहे थे। हाथ में अपने ही घर के मलबा हो चुकी उम्मीदों को समेटने में लगी मिट्टी से सने हुए हैं। उन्हीं हाथों में एक तरफ पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने पर खींची गई सरकारी तस्वीर है, दूसरे हाथ में वो सरकारी दस्तावेज जो दावा करते हैं कि गरीब हसीना फारूक को प्रधानमंत्री की देश के लिए बेहद जरूरी पीएम आवास योजना के तहत घर मिला था, जो पहले उनके पति को मिला, फिर पति के इंतकाल के बाद पत्नी हसीना के नाम पर ट्रांसफर हुआ।
हमारा सामने बुल्डोजर लगा दी, घर को 6-7 बुल्डोजर इकट्ठी लाए। हम रोते रह गए, तड़पते रह गए, पर हमारे को यहाँ से भगा या टिकने भी नहीं दिए। घेरे हमको, तो हम गोदे में बच्चे उठा उठा के ले गए। तो क्या हसीना फारूक मध्य प्रदेश में उस सरकारी व्यवस्था की शिकार है जिसने या तो पीएम आवास योजना में प्रशासनिक लापरवाही की है, या फिर सीधे अपराधी बताकर बुलडोजर चलाने वाली उस नीति का शिकार जहां कानून ही बुलडोजर है, बुलडोजर ही जज। वरना केंद्र की जिस पीएम आवास योजना से घर गरीब को मिलता है, उसे गिराने के लिए सरकार का बुलडोजर क्यों चला? छीन लिया नहीं तो ऐसा क्या करा तुमने? तुम तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबों को दान कर रहे हैं, हम गरीबों को दे रहे हैं, और एक तरफ तुम मार कूट के तोड़ मरोड़ के छीन रहे हैं। हसीना फारूक का जीवन 4 चरणों में समझ लीजिए। पहली तस्वीर जब कच्चा घर था, दूसरी तस्वीर जब सरकार से मिले सहयोग से पीएम आवास योजना में पक्का घर बना, तीसरी तस्वीर है उसी मकान पर बुलडोजर चलने के बाद मलबे की, और चौथी तस्वीर है मलबा हो चुके मकान के ऊपर खड़ी हसीना फारूक की। आरोप ये तक है कि बुलडोजर घर पर चलाने आए प्रशासन ने घर के बाहर लिखी पीएम आवास योजना की लिखावट को पहले गोबर से छिपाया, फिर घर को गिरा दिया। पहले गोबर से लीपा, गोबर उठाया, आए तो मेरी पोरी ने कहा, भैया तुम क्या कर रही है? यहीं पर ही खड़े थे, यहीं तो कहीं नहीं, हम तो कूड़े भर रहा है, सफाई कर रहा है। अब मेरे इधर आए दीवार का, मेरे घर का, तो गोबर उठाया और मजे से पहले वो लिखा हुआ गोबर से लीपा, फिर बाद में बुलडोजर चले। अब तक किस रिपोर्ट के आधार पर कुछ दलील और उन दलीलों पर उठते सवालों को देखिए। जैसे दलील ये हो सकती है कि बुलडोजर तो पत्थर चलाने वालों के घर पर चला है, तो इस पर सवाल ये कि क्या पत्थर हसीना फारूक ने चलाया जो उनका घर गिरा दिया? दलील ये हो सकती है कि पत्थर खरगोन में हसीना फारूक के घर वालों ने चलाया, तो सवाल पहले यही होगा, क्या उसकी सजा पीएम आवास योजना में मिला घर गिरा कर दी जाएगी? दलील ये भी हो सकती है कि अरे अवैध निर्माण किया है तो गिराया जाएगा, तो सवाल ये है कि क्या पीएम आवास योजना में गरीब का घर अवैध जमीन पर प्रशासन ने बनवा दिया? दलील ये भी हो सकती है कि अरे ये सरकारी जमीन पर घर बना था जिसे तोड़ा गया, तो सवाल ये है कि जमीन सरकारी थी तो तमाम तरह के टैक्स इसी घर के पते पर कैसे प्रशासन लेता रहा? सब दस्तावेज है, मकान टैक्स की रसीद है, बिजली के बिल है, हम कई सालों से रहते चले आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद भी मैंने ये बहुत बताने की उनको ये कोशिश करी कि इनके कागज देख लो सर, कागज देख लो, तो वो कह कि उनके पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। वो कह कि वो सर से मिलो, वो सर से मिलो। अगर हसीना फारूक का घर खरगोन में अवैध है, तो फिर नगर पालिका की ये रसीद भी क्या अवैध है जिसमें हसीना के इसी मकान के पते पर उनकी गरीबी का सरकारी ठप्पा लगाकर प्रशासन ने दिया? क्या इसी पीएम आवास योजना से मिले घर के लिए सीएम की तरफ से आया बधाई संदेश भी क्या अवैध है, झूठा है? क्या इसी पते पर नगर निगम की तरफ से लिए जाते रहे प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें भी झूठी हैं, अवैध है? इतना सब कुछ अवैध था ही तो फिर एसडीएम खरगोन के मिलिंद ढाके को क्यों जानकारी नहीं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद चले सरकारी बुलडोजर ने एक गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला घर भी गिरा दिया? हसीना फकरू, उनका आरोप है कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना हुआ था और ये दंगाइयों के जो मकान तोड़े उस अभियान में मेरा भी मकान तोड़ दिया गया। इस टाइप की जानकारी संज्ञान में नहीं आई है। अगर इस टाइप की जानकारी अगर होती है, ये विषय है, तो इसको मैं अपनी जांच करवा। सर, महिला का ये भी कहना है कि मैंने बार बार कहा टीम को, लेकिन फिर भी उसको तोड़ दिया गया। हाँ, वही कह रहा हूँ, मैं जांच करवा लेता हूँ कि क्या वस्तु स्थिति क्या है, फिर बता पाएंगे। जब एसडीएम को ही मामले की जानकारी नहीं, तब क्या हकीकत जाने बिना बुलडोजर गरीब के घर पर मध्य प्रदेश में चला दिया? खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर सिस्टम का काम तय है, बिल्कुल वैसे ही हमारे लोकतंत्र में हर आंख, कान, नाक, मुंह की जिम्मेदारियां तय हैं। जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में चलते बुलडोजर और खरगोन में दंगों के बाद हो रही कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया, पूछा कि क्या सिस्टम ही अब कोर्ट बन गया है और बुलडोजर ही अब जज बन गया है?
मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक पक्ष का घर अगर उपद्रवी पत्थरबाजों का निशाना बना तो फिर उसी खरगोन में दूसरे पक्ष की दुकान और बस भी जलाई गई। सवाल ये है फिर कार्रवाई किस पर होगी, सिर्फ एक तरफ के लोगों पर या दोनों तरफ के उपद्रवी दंगा भड़काने और माहौल बिगाड़ने के आरोपियों पर? पत्थर कहाँ से आए, शुरुआत कहाँ से हुई, ये है। इस सवाल का जवाब आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने सीधे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा। क्यों पूछा? वजह है ये बुलडोजर। खरगोन में रामनवमी पर बिगड़े माहौल के 24 घंटे के भीतर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। आरोप लगा एक ही पक्ष के आरोपियों को सीधे दोषी मानकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां आरोप लगा कि सिर्फ एक पक्ष से जुड़े दंगे के आरोपियों पर ही चुनकर कार्रवाई की जाने लगी, इसीलिए सवाल सीधे गृह मंत्री से किया गया। सवाल ये भी है कि क्या दंगा सिर्फ एक तरफ के लोग करते हैं कि दंगे में दोनों तरफ के लोग हिस्सा लेते हैं? पर प्रारंभ कौन करता है, बचाव में कौन करता है, दो अलग अलग बातें हैं। पत्थर कहां से आए, शुरुआत कहां से हुई, ये है ना मूल बात। ये फैसला अदालत करेगी या फिर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कर देंगे? क्यों होगी? क्या पहले पत्थर चलाने वाला दोषी होगा और उसके बाद पत्थर चलाने वाला निर्दोष? स्वाभाविक रूप से जब पत्थर फेंके, ये फैसला भी अदालत से होगा या फिर गृह मंत्री के ऑफिस से? फिर खरगोन में 10 अप्रैल को चलते पत्थरों को देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं, इसमें पत्थर चलाने वाले चेहरे दिखते हैं। 10 अप्रैल को इन दोनों वीडियो में नजर आता है कि पत्थर दोनों पक्ष की तरफ से चल रहे हैं। कार्रवाई किस पर होगी, ये कैसे तय होगा? इसीलिए आज तक संवाददाता ने दोबारा ये सवाल किया। जहां से शुरुआत हुई सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, जो रिएक्ट किए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्यों होगी उन पे? अपना बचाव भी नहीं करे आदमी। अगर मान भी ले ये बात, तो क्या इसका फैसला भी घटना के 24 घंटे के भीतर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर देंगे? इसीलिए फिर से वही सवाल पूछना जरूरी हुआ। जहां से शुरुआत हुई सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, जो रिएक्ट किए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्यों होगी उन पे? अपना बचाव भी नहीं करे आदमी। और आप पहले से तैयारी करे बैठे हो, पत्थरों का ढेर लगाए हो, गिट्टियों के ढेर लगाए हो, असला लिए हो, बंदूक लिए हो, रिवाल्वर लिए हो, एसपी को गोली लग रही है, पुलिस वालों को चोटें लग रही हैं, टीआई घायल है, कांस्टेबल घायल है, ये क्या है? तो सुनिए ये क्या है। गृह मंत्री कहते हैं दूसरे पक्ष ने पत्थर चलाया तो कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो पत्थर बचाव में चला। तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ये बताएं, क्या दंगा भड़काने और दंगे में दूसरी तरफ से पत्थर चलाने वालों को अलग अलग कानून के चश्मे से देखा जाएगा? गृह मंत्री कहते हैं कि रामनवमी के दिन खरगोन में दूसरे पक्ष के लोग पहले से तैयारी करके बैठे थे, पत्थरों का ढेर लगाकर बैठे थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि रामनवमी पर बहुसंख्यक नागरिकों को शांति से पर्व मनाने की कानूनी सुरक्षा देने का जिम्मा भी गृह विभाग मध्य प्रदेश का और पुलिस नहीं निभा पाई? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अगर हिंसा के बाद कुछ घंटे में ये पता चल जाता है कि हमलावर पहले से असलहा लिए, बंदूक लिए, रिवॉल्वर लिए थे, तो फिर क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि अतिक्रमण किए हुए लोग पत्थर बटोरकर, असलहा लेकर, बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर पहले से तैयारी करके बैठ जाते हैं, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल थाना, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीजीपी किसी को हवा तक नहीं थी? गृह मंत्री का ये कहना रहा है कि ये पहले से प्लान्ड था, पत्थर इकट्ठे किए गए थे। तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये तो सरकार का, पुलिस का इंटेलिजेंस का फेलियर है कि आप इस चीजों को पता नहीं कर पाए। क्या इसी कारण बुलडोजर तेजी से चलता है क्योंकि पहले कानून व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी तेजी से नहीं निभा पाई? इसीलिए जरूरी है कि आग सांप्रदायिक तनाव की लगती है तो धुआं सिर्फ एक पक्ष का न देखा जाए। आरोपी जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हर पक्ष के आरोपी पर की जाए। फैसला अदालत करे, विधायिका और कार्यपालिका ही न्यायपालिका न बने। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। जब बुलडोजर लगातार चलते रहने के मुद्दे पर राजनीतिक सवाल मध्य प्रदेश में उठने लगे तो सरकार ने अवैध कब्जों से छुड़ाई गई जमीन की कीमत का आंकड़ा सामने रख दिया। मध्य प्रदेश सरकार यह दावा करती है कि 2 साल के भीतर 11,941 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया, जिसमें सरकार यह दावा करती है कि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 7,864 करोड़ रुपए की जमीन छुड़वाई गई। जनवरी और फरवरी 2021 में
1588 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से निकाली गई, तो मार्च से अगस्त 2021 में सरकारी दावा 539 करोड़ रुपए की जमीन छुड़वाने का है। और आगे यहां आप देखिए, सितंबर से अक्टूबर 2021 के बीच 721 करोड़ रुपए और फिर नवंबर 2021 से मार्च 2020 तक में मध्य प्रदेश में दावा है कि 1200 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जा करवाने वालों से छुड़वाया गया, नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक। सवाल यह है कि क्या लोकप्रियता के लिए बुलडोजर से ही कानून चलाया जा रहा है? बुलडोजर से जुड़े हर नियम को आप इसीलिए अब आप समझिए। वारदात रेप की हो या फिर अपराध सांप्रदायिक हिंसा में पत्थर चलने, गोली चलाने और आग लगा देने का, मध्य प्रदेश में बुलडोजर ऐसे हर अपराध के कुछ ही घंटे में आरोपियों के घर पर चलने लगता है। माफियाओं के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ चला, जिसका मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया गया। सवाल उत्तर प्रदेश में नहीं उठे, मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं। क्या प्रशासन के पास सीधे किसी आरोपी या दोषी के घर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार होता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बुलडोजर मॉडल अब मध्य प्रदेश में भी अपनाया जाने लगा है। इसीलिए हमने यूपी के मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी तक से बात की और पूछा, क्या बुलडोजर चलाना न्याय संगत है या फिर लोकप्रियता हासिल करने का कोई औजार? ये तस्वीर खरगोन की, जहां 10 अप्रैल को हुए दंगे के बाद आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण को गिराया जाने लगा। लेकिन पहला सवाल उठता है, क्या खरगोन में आरोपियों पर कार्रवाई अवैध निर्माण के लिए हुई या दंगा भड़काने के आरोप में? जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया है, उनके पत्थर चलाने की मानसिकता को कुचला जाएगा और अब इस तरह की कोई भी बातें मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगी। और इसीलिए वो जो दोषी हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो बुलडोजर चल रहा है और चलता रहेगा। और ये एक मैसेज है लोगों को कि इस तरह से अराजकता मध्य प्रदेश में फैलाने की जो कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। खरगोन में कमिश्नर और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दोनों के बयान ये बताते हैं कि बुलडोजर चलाकर संदेश ये दिया जा रहा है कि दंगा करने वालों पर कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी तक तो जिन पर आरोप है, जो गिरफ्तार हुए, वो दोषी साबित नहीं हुए। तो फिर सवाल नंबर 2 ये है कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाने का नियम क्या है? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी अपराधी का घर गिरा दिया जाए, क्योंकि अपराध करने वाले को सजा दी जाए ये तो समझ में आता है, पर उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके बूढ़े माँ बाप जो भी कोई वहाँ और हैं, उन्हें भी सजा दी जाए, ये समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश में हमने प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड रिकवरी ऑफ डैमेज, ये एक हमारा कानून है, हमने विधानसभा में इसको पारित किया है, जिसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम कोई असंवैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों और पत्थरबाजों से वसूली के लिए पहले ही लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसान की वसूली अधिनियम बना है, लेकिन इसमें क्लेम ट्रिब्यूनल बनने के बाद ही दोषियों से न्यायसंगत तरीके से वसूली की जा सकती है, न कि घटना घटने के कुछ ही घंटे में प्रशासन घर गिराना शुरू कर दे। तो फिर सवाल नंबर 3 ये है कि किस आधार पर बुलडोजर किसी के घर पर चल सकता है? कानून होता तो क्या इतने पिछले 50 साल 100 साल के अंदर उसका कभी नियम, उसका कोई वो नहीं होता, तो पालन होता उसका ना। ये उन लोगों के गिराए जा रहे हैं जो इत्तेफाक से अपराध भी कर रहे हैं
और जो जिन लोगों ने ये मकान जो है वो सब एनक्रोच करके, तो मेरे हिसाब से सरकार बड़े समझदारी से काम कर रही है कि वो एनक्रोचमेंट कह पब्लिक के कंजम्पशन के लिए ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अपराधियों के मकान गिराए जा रहे हैं, पर वास्तव में वो जो है वो अनाधिकृत जो ज़मीन दबा के सरकार की और जो बना रखे हैं उनके गिराए जा रहे हैं। अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, उनके द्वारा कोई इंक्रोचमेंट हटना है या इस तरह की गिरानी है कोई अवैध चीजें, तो उसमें पुलिस की केवल पुलिस फोर्स दिया जाता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अतिरिक्त अगर गैंगस्टर इत्यादि में लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कर रखा है तो उनको नोटिस देके उनकी वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। यानी जो पहले से ही अवैध निर्माण के आरोपी हैं, उनके कोई बड़ा अपराध करने के बाद सरकार मध्य प्रदेश में तुरंत उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर फिलहाल कानून व्यवस्था मजबूत दिखाने में जुटी है, जबकि ये काम प्रशासन को बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो अब सवाल नंबर 4 ये, क्या बुलडोजर चलाने से जनता में कानून पर विश्वास बढ़ता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको कहते हैं, जिसमें पुलिस आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है, कोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें जेल आ जाता है और करेक्शनल सर्विसेज, जो चारों चीज़ें आती हैं। तो किसी एक प्रक्रिया को आप तेज़ कर दें पुर्जे को, और बाकी पुर्जे जो है वो ढीले पड़े रहें कि अगर केस आपने मकान ध्वस्त कर दिया, अब उसका केस चला 20 साल तक चल रहा है, 15 साल तक चल रहा है, तो कैसे 2 मिनट के अंदर जनता समझ जाएगी कि नहीं भाई ये है। किसी भी तरीके का वांटेड क्रिमिनल या वैसे लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करना सर्वथा गलत है, और इस संबंध में सबको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर किसी जगह इस तरह के दुरुपयोग की शिकायत या छोटे मोटे व्यक्तियों पर ऐसे जगह पे जिसके पास कोई अल्टरनेटिव चीजें नहीं हैं और बिना समय दिए अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इसको काफी एडवर्सली व्यू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाने का मॉडल कॉपी करने वाले मध्य प्रदेश का ये सिस्टम उम्मीद है समझेगा कि बुलडोजर भी कानून से ही चल सकता है, कानून बुलडोजर से नहीं। अगर बुलडोजर कानून बनकर चलेगा तो फिर पक्का प्रशासन की गलत नीतियों का शिकार कोई गरीब परिवार होगा, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला घर भी बुलडोजर ढहा देगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रामनवमी के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने एक मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा लहरा दिया था। इस हरकत के बाद इलाके में तनाव था। अब मुजफ्फरपुर की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही ये विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसी हरकतें नहीं होंगी। गजब का माहौल है पूरे देश में। कहीं नमाज पर बवाल है, कहीं अजान पर बवाल है, कहीं हनुमान चालीसा पर बवाल है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं मस्जिदों में भगवा झंडा लगा दिया गया है। गजब का माहौल है पूरे देश में। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े आयु वर्ग के लोगों को काम पर लगा दिया गया है। इधर से भी उधर से भी कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं, अपना घर तोड़वा रहे हैं, कुछ मस्जिद में भगवा लहरा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। देखी होगी आपने बिहार के मुजफ्फरपुर वाली ये तस्वीर। कुछ अति उत्साही लोग यहाँ आते हैं, भगवा उठाते हैं, मस्जिद की मीनारों पर लगाते हैं। पता नहीं इसमें कौन सा सुख पाते हैं, मगर हाँ इतना जरूर है कि ये वो कृत्य है जो माहौल को बिगाड़ता है, और इसीलिए मस्जिद पर झंडा लगाने वाले इन लोगों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पुलिस ने भी एक एफआईआर की है और कि जिसमें लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के कारण और बाकी अन्य धाराओं में भी एफआईआर हुई है, और आगे की कार्रवाई जो है इसमें कुछ लोगों को चिन्हित करने के लिए डिटेन भी किया गया था, जिससे हम लोग को पूरे मामले के बारे में पता लगा और उसके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए एहतियातन कदम उठा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी अनसीन इवेंट नहीं होने पाया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। और जहां पर जो पर्टिकुलर जिस बारे में बताया जा रहा है
वहां पे गेट के ऊपर इस तरीके की घटना हुई थी, जिसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया है। मुजफ्फरपुर का ये वही वीडियो है जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया था। अपने ट्वीट में उन्होंने इस वीडियो को खरगोन का बताया था। उसके बाद से ही दिग्विजय के खिलाफ एमपी में बीजेपी माहौल बनाए हुए है। मगर इधर मुजफ्फरपुर में मस्जिद में झंडा लगाने वाले झंडा लगाने में जितना सुख पाए थे, जेल में उतना ही दुख झेलने के लिए तैयार हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक। ताइवान और चीन में जब भी तनाव बढ़ता है तो एक प्रश्न सभी पूछते हैं, क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा? अगर आएगा तो फिर क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होगी? शी जिनपिंग के विस्तारवाद का वायरस एक बार फिर से जोर पर है। चीन के डर से ताइवान अपने नागरिकों को सतर्क कर रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अमेरिका पर विश्वास करके ताइवान चीन का मुकाबला कर रहा है, वो भी चीन से उसे नहीं बचा पाएगा। कैसे? देखिए, अमेरिकी रिसर्च कहती है कि अगर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका भिड़े तो फिर दुनिया की महाशक्ति ड्रैगन के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। चीन की तरफ से इतनी मिसाइलों की बरसात होगी कि अमेरिकी जंगी जहाज ताइवान को बचा नहीं पाएंगे। अब सवाल यह है कि चीन ने ऐसा कैसे किया और कैसा करने का सोचा और ऐसा कैसे करेगा? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपके लिए। जिनपिंग ने बनाया ताइवान को हड़पने का खतरनाक प्लान। चीन ने पूरी कर ली महाशक्ति से टकराने की तैयारी। ताइवान को चीन से बचा नहीं पाएगा अमेरिका। अमेरिका भले ही दुनिया की महाशक्ति हो, फिर भी उसे यकीन नहीं है कि वो ताइवान को चीन के हमले से बचा पाएगा। ये चौंकाने वाला खुलासा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। पिछले महीने 8 मार्च को सीएसआर रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान को बचाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो समंदर में किसी भी टारगेट को चुटकियों में ध्वस्त कर देंगी। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने ताइवान पर अमेरिका को एक चेतावनी दी है। ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी चीन सालों से कर रहा है। उसे पता है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका भी आ सकता है, इसीलिए उसने अमेरिकी हमले से निपटने का भी हथियार ताइवान के खिलाफ तैनात कर दिया है। ताइवान की सेना कहती है कि अगर जंग शुरू हुई तो चीन से आने वाला पहला वार YJ-12 मिसाइल से होगा, जिसे चीन की लाल सेना अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों पर तैनात भी कर चुकी है। YJ-12 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पल भर में ताइवान और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की क्षमता रखती है। पिछले साल दिसंबर में चीन ने अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए H-6J बॉम्बर्स के साथ युद्धाभ्यास किया। YJ-12 एंटी शिप मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और रेंज है। इसे जमीन, हवा और पानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये 400 किलोमीटर के दायरे में जंगी बेड़ों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी YJ-12 को चीन की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल मान चुका है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात एयर डिफेंस को भी भेज सकती है। The U.S. cannot defeat China. It can neither contain China's economic development and expansion of its comprehensive strengths, nor can it cause political chaos in China and make it collapse like the former Soviet Union. चीन ने इस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में तैनात कर दिया है, जिसका सीधा मकसद युद्ध के हालात ताइवान की मदद के लिए आने वाले एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना है। चीन जानता है कि जंग की सूरत में अमेरिका अपने जंगी बेड़े ताइवान की रक्षा के लिए भेजेगा। हाल ही में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन कोरियाई प्रायद्वीप में गश्त कर रहा है, लेकिन जंग की नौबत में चीन अपनी मिसाइलों से ऐसी किसी भी मदद को ध्वस्त करने की क्षमता हासिल कर चुका है। I would like to tell Americans, if the U.S. and Taiwan don't take the mainland red line seriously, war will come.
The People's Liberation Army is powerful now. ताइवान पर हमला करने के बाद चीन सबसे पहले ताइवान को चारों तरफ से कम 1000 किलोमीटर के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। उसकी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में कोई भी अमेरिकी नेवी का जंगी बेड़ा नहीं आए। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीन अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है ताकि वो किसी तरह से पकड़ में न आए। Chinese mainland fighters reappeared over the Taiwan streets on Sunday, and the PLA Air Force's activities in the area have become regular. These activities are no longer just warnings to Taiwan authorities, but the PLA's preparations for real battles. The reunification of the two sides of the streets will be realized sooner or later. अमेरिका से सीधी जंग की जिनपिंग की तैयारियों का खुलासा पिछले साल नवंबर में सैटेलाइट तस्वीरों से भी हुआ था। चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान रुकियांग में अमेरिकी वॉरशिप के मॉडल तैयार किए थे। ये देखिए, अमेरिकी सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर मैक्सार टेक्नोलॉजी ने चीन के इस प्लान का खुलासा किया। मैक्सार ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से दुनिया को बताया कि कैसे चीन अमेरिकी नेवी से टकराने के लिए अपनी एंटी शिप मिसाइलों को आजमा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख YJ-12 मिसाइल है। शिप बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होती है? वो एक ऐसी मिलिट्री बैलिस्टिक मिसाइल है जो वॉरशिप्स को हिट करने के लिए बनाई जाती है, जो सी में है। एक चीज और समझने वाली बात यह है कि देखिए, जो एक टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो प्री डिटरमिन्ड रास्ते पे चलती है। उसके कॉन्ट्ररी जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है वो मूविंग टारगेट्स को भी हिट कर सकती है। इसका मतलब ये कि जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस के ऐसे गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं जो इन फ्लाइट, मतलब जब उसे लॉन्च कर दिया गया है उसके बाद अगर टारगेट मूव कर रहा है तो उसको सेंस करके और टारगेट को हिट करे। चीन के इन खतरनाक इरादों के जवाब में अमेरिकी एक्सपर्ट ताइवान के आसपास माइंस बिछाने की सलाह देते हैं। साथ ही ताइवान को एंटी शिप मिसाइल भी देने की वकालत अमेरिका में हो रही है, लेकिन इन दोनों ही कदमों को चीन हमले के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी CSI रिपोर्ट चीन की नौसेना को बहुत शक्तिशाली बताया गया है, जिसने अमेरिकी नौसेना के काम को मुश्किल बना दिया है। रिपोर्ट में इसे शीत युद्ध के बाद से अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता करार दिया, क्योंकि साल 2030 तक चीन के पास 425 जंगी जहाज होंगे, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 300। चीन के पास 750 से 1500 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 250 लॉन्चर हैं। इसके अलावा 150 से 450 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और 150 लॉन्चर्स हैं। अगर बात लंबी दूरी की मिसाइल की करें तो इनकी संख्या 80 से 160 के बीच है। चीन ने हजारों मिसाइलों का मुंह ताइवान की तरफ कर रखा है। जिनपिंग लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में चीन अमेरिका जैसी महाशक्ति को ताइवान को बचाने से रोक सकता है? ऐसा वो करते हैं तो फॉर एग्जांपल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके शिप जो बेसिकली जो यूएस शिप्स वहां पर आ रही हैं उनको टारगेट करना चाइना के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर वॉर की सिचुएशन बनती है ताइवान में तो वहां पे उस वक्त चाइना के पास एडवांटेज एक तो स्पीड की होगी, क्योंकि चाइना जो है एक बड़ा नेबर है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो 3 pronged अटैक प्लान कर रहा है, यानी कि वो 3 जगह से ताइवान को अटैक करेगा। और तीसरा, जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो अमेरिका को बहुत आसानी से डेटर कर सकता है। चीन ने DF-21D बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर ली है। चीन का दावा है कि ये कैरियर किलर है, यानी इससे वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर को तबाह किया जा सकता है। लेकिन चीन के लिए अमेरिका से टकराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका चीन की हर हरकत पर पैरी नजर बनाए हुए है। आज तक ब्यूरो। चीन किस तरह से अमेरिका को रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बना रहा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन उसकी तैयारी यहीं तक सीमित नहीं है।
दुनिया पर बादशाहत का सपना देखने वाला चीन बहुत तेजी से परमाणु बॉम्ब बना रहा है। हथियारों के नियंत्रण से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन साल 2027 तक 700 और साल 2030 तक 1000 परमाणु बॉम्ब बनाने में जुट चुका है। मतलब यह हुआ कि चीन ने अमेरिका से एटमी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसे अमेरिकी पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन ने अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि साल 2027 तक चीन 700 और 2030 तक 1000 परमाणु बम बना लेगा। चीन के पास H-6 एटमी बॉम्बर है और अब वो H-20 बॉम्बर भी बना रहा है जो परमाणु बम गिरा सकते हैं। चीन की ये बढ़ती ताकत अमेरिकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, जिसने दुनिया की महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में चीन का विकास ड्रैगन को बड़ी बढ़त दिला रहा है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चला कि चीन उत्तर पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 से अधिक नए साइलो का निर्माण कर रहा है। साइलो स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती हैं। चीन इन साइलो के अंदर DF-41 मिसाइलों को रखेगा, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। चाइना ने दुनिया की सबसे पहली ऑपरेशनल एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार करी है। ठीक है, मतलब एक होता है कि आपके पास बहुत सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं लेकिन आपने कहीं पे डिप्लॉय नहीं किया है। चाइना ने दुनिया की सबसे पहली ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय किया है, मतलब इन्होंने इंडक्ट कर लिया है। और इसके अलावा इसको जो है मतलब इसमें जो मतलब ये जो मिसाइल है ये ऐसी है कि इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगाया जा सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है, और इसको DF-21D कहते हैं। तो DF-21D जो है ये मतलब अभी से नहीं कर तकरीबन 10 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से इस्तेमाल करे जाने की स्थिति में है। दरअसल चीन को अब लगता है कि अगर अमेरिका से टकराव की नौबत आई तो सत्तारूढ़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का खेल खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने एटमी हथियारों की संख्या में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को परेशान करने के लिए यूरोप में रूस के समर्थक सर्बिया को मिसाइलों की किश्त पहुंचानी शुरू कर दी है। ये चीन की HQ-22 मिसाइल है जो अब सर्बिया के हथियार डिपो में पहुंच चुकी है। HQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सर्बिया के लिए चीन की इस मिसाइल डिलीवरी ने पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सर्बिया को चीनी हथियारों की ये सप्लाई चौंकाने वाली है और कहीं न कहीं इस मिसाइल डिलीवरी में वर्ल्ड वॉर के संकेत छुपे हुए हैं। चीन ने हाल ही में अपने 6 विशालकाय Y-20 कार्गो एयरक्राफ्ट की मदद से रूस के सहयोगी देश सर्बिया को आधुनिक मिसाइल सिस्टम भेजा है। माना जा रहा है कि चीन की वायुसेना की तरफ से विदेश में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और ये अपने आप में दुर्लभ है कि चीन की वायुसेना ने यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने भी चीन से हथियारों की मदद मांगी है। पुतिन के दोस्त के लिए चीन की मिसाइल डिलीवरी उस वक्त हुई है जब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजने का भरोसा दे रहा है, लेकिन चीन का परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ाना और सर्बिया को मिसाइल देना दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। सवाल है कि क्या चीन अमेरिका के खिलाफ परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है और क्या इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान है जिस पर कब्जा करके शी जिनपिंग खुद का कद बढ़ाना चाहते हैं।
आज तक ब्यूरो।